Hello everyone, once again welcome back to Hell Garden। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 457 और ये पूरा एपिसोड फोकस करेगा दुखी कॉन्टिनेंट के ऊपर। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार हमें जियान की इस बर्थ प्लेस को डाटा बाय बाय किए हुए काफी समय हो चुका है। यहाँ सिचुएशन बदल चुकी होंगी। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पेस पैसेज की उसकी ओस के बाद जियान ऑलरेडी समझ चुका था कि लिटिल पपेट किंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इवल रेस में किसी सुप्रीम बीइंग की संतान है। के अलावा इस लड़के का बैकग्राउंड मिस्ट्री रहता है, लेकिन जान के पास और भी कई प्रेसिंग मैटर्स थे, जैसे दुखी कॉन्टिनेंट वापस लौटना। इसलिए वो इस बच्चे की और बहुत समय बर्बाद नहीं करता। इस अंधकार से भरे स्पेशल पैसेज के अंदर जगह जगह पे chaotic स्पेस स्टॉर्म्स होते हैं। अच्छी बात है कि जान के स्पेस को गाइड करने वालों की मेंटेलिटी काफी हाई लेवल पे थी। इनके सामने कोई बड़ी डिस्टरबेंस नहीं आती है। समय आगे बढ़ा था। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है जब सामने का वर्ल्ड अचानक से कोलैप्स होता है। लोगों की नजरों में ब्राइट लाइट बीम आई थी। पहले ही था अपर रियम से दुखी कॉन्टिनेंट का एंट्रेंस। अगर पपेट किंग यहाँ का गार्डियन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि और भी पावरफुल फोर्सेस इंतजार कर रही होंगी। जानोस का ग्रुप सेंस कर पा रहा था कि उन खतरों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। सीन चेंज होता है। हम जाते हैं स्पेशल पैसेज के एंड पे। एक टूटा हुआ वॉइड था जहाँ पे एक प्रिज्म लाइक क्रिस्टल चुपचाप से फ्लोट कर रहा होता है। इसके अंदर घूमती हुई एंडलेस स्पेशल एनर्जी बेसिकली हुक की तरह होता है, जो कि लोअर और अवर प्लेन्स को कनेक्ट करता था। एक आवाज कहती, शेयरिंग क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों लग रहे हो। एक होर्स आवाज में रिप्लाई आता है, माय किंग, हमारे जासूसों ने कंफर्म किया है कि इस चैनल को इंसानी पावर हाउसेस ने बनाया है और अब वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। क्या हमें वो एंटिटी से बीच में रोक के बोलती, मैं समझ गया, तो हमारी दुनिया में वापस जाके इसके बारे में लॉर्ड हेरेसी गॉड को बताओ। उनसे कहो कि वो अलर्ट रहें। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के सुप्रीम बींग्स काफी जल्दी इंटरवीन करेंगे। ये सबऑर्डिनेट से झुकाता है, फिर गायब हो जाता है डार्कनेस में। साथ में गायब होने का टाइम हमारा भी था। अब स्पेस और टाइम के फैब्रिक में जियान का ग्रुप जहाँ पहुंचा होता है, वहां से चीजें थोड़ी सी वॉलेंट हो गई थी। उनके जहाज पे प्रेशर अप्लाई होने शुरू हो जाता है। गूंजती कुछ क्रीकिंग बैंग बैंग की आवाजें। जियान के एक्सप्रेशन हार्ड हुए थे। वो टिच करके बोलता है, क्या लक है में जाके भी हम स्पेस स्टॉर्म से बच नहीं पाए। उस ट्रांसपेरेंट बैरियर के बाहर देखते हुए वो बस अपने सिर को हिलाता है। उसे दिखाई देता है वॉइड ट्विस्ट होता हुआ, जैसे एक अनजान जीव सबको डिवावर कर रहा हो। एक ऐसी फोर्स जो कि इतनी सफोकेटिंग थी कि इवन जियान का भी दिल तेजी से धड़कता है। उसके सामने की सिल्वरी व्हाइट एनर्जी कंडेंस होती है ब्लैक स्टॉर्म में, जो कि करीब 1000 मीटर चौड़ा रहा होगा। जियान कमांड देता है, इसे अवॉइड करो। गूंजती वेंगों वेंगों की आवाजें फैलाव की तरह उसकी दुखी फैलती है। ये पूरे शिप को ढके इसके रास्ते को हल्का सा चेंज करने लगती है। स्पेस स्टॉर्म कोई छोटा खतरा नहीं था। अगर वो इसके करीब चले जाते हैं और फंस जाते हैं टर्बुलेंट फ्लो ऑफ स्पेस में, तो इवन रिनकार्नेशन लेवल की पावर हाउस भी अनाइलेट हो सकते हैं। उस तूफान की रिपिंग वूजिंग आवाजें ये सब के रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये स्पेस के फैब्रिक को बिल्कुल कागज की तरह तोड़ देता है। पूरा ग्रुप एकदम अलर्ट था। किसी की भी रिलैक्स करने की हिम्मत नहीं होती। चेहरे डार्क और सीरियस हो चुके थे। म्यूइंग अपनी कांपती आवाज में कहती है, अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम चाहे कैसे भी नेविगेट कर रहे हो, ये स्टॉर्म हमारे ऊपर निशाना बना रहा हो। ये सुन के जियान अपनी आंखें नैरो करके कहता है, ओ। वो रिलीज करता है अपनी सोल पावर को। गूंजती पफ पफ की आवाजें ये जान की स्पेशल फोर्स स्टॉर्म के लिए बिल्कुल छोटी मोटी बूंदों की तरह थी। ये एक ही सेकंड में डिसअपियर हो जाती है। लेकिन उस सोलिंग डार्कनेस के अंदर जान को कुछ और फील हुआ था, एक मेलेसियस ऑरा। जान अपनी आवाज में कहता है, रुको, ये एनर्जी ये नेचुरल स्टॉर्म नहीं है। आंखें उसकी फ्लैश होती हैं। वो सबको चेतावनी देता है कि इवल रेस के पावर हाउस है। इस रिम रिम क्रीकिंग आवाज के साथ एक जगह पे रुका था। लगता है वो लिटिल पपेट किंग बस शुरुआत थी। उन असली गार्डियंस ने दुखी कॉन्टिनेंट के एंट्रेंस पे इस तूफान को जाल की तरह बिछाया है। जब जन सोच रहा होता है कि कैसे वो इन एंटिटीज को बाहर निकाले, उस क्योटिक मिस्ट्रम में से आती है कोल्ड मॉकिंग आवाज। वो आवाज कहती, ही कुछ 8-7 दोषियान, जाओ वापस लौट जाओ, यहाँ पे इंसानों की कोई जगह नहीं है। ये वे शब्द शांत होते हैं तो क्योटिक स्पेस स्टॉर्म की फ्लक्चुएशन शांत होने लगी थी। इसका गोल गोल घूमना कम होता है। फिर बीच में से बढ़ती वो डार्क मिस्ट इस फिगर को सेंस करके हंटियानों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उंगलियां कांपती हैं। वो सामने पॉइंट करके बोलता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इवल रेस का किंग ऑफ लाइफ एंड डेथ। उन एक्सपीरियंस बुड्ढों के दिमाग में शब्द थंडर की तरह गूंजे थे। वो आवाज कहती, ओ, तो अब भी ऐसे इंसान मौजूद हैं जो एक्चुअली में हमें पहचानते हैं। इस स्टॉर्म के बिल्कुल हार्ट में 2 कोलोसल फिगर बनते हैं। इनके शरीरों को ब्लैक पर्पल एनर्जी ने ढक रखा था, जो आसपास के स्पेस को चरमरा के रख रही थी। हंटियाना और जियान से ग्रे आवाज में कहता है, इविल रेस के अंदर किंग्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो एक ट्रू इनकार्नेशन पावर हाउस भी इनके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाता है। इन शब्दों के सबके दिलों को भारी कर दिया था। जियान की आंखें शार्प हो जाती
होती है। काम वासिम बोलते जुन्नर तुम तीनों सीनियर हंटियानाओं के साथ मिलके इस होली ईवल को रोको, इस लॉर्ड ऑफ डेथ को मैं संभालता हूँ। जब तक इन दोनों की पावर मर्ज नहीं हो पाती हम इन्हें हैंडल कर सकते हैं। गूंजी थी भयानक चिया की आवाज। जान के शरीर में से 2 स्पिरिट राइज होती है। अगर दुखी कॉर्नेंट के एंट्रेंस को 2 किंग लेवल के बींग्स गार्ड कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब बस एक ही हो सकता है। ट्रेंड ऑलरेडी इनके कब्जे में आ चुका है। दुखी कॉर्नेंट जहाँ से आल्टो एंशिएंट क्लैंस ओरिजिनेट हुए थे, जिनमें से एक शाओ क्लैन भी था, जिन्होंने ईविल रेस को सबसे गहरे घाव दिए हैं। ये बस रैंडम बात नहीं होती है। लगता है ईविल रेस रिवेंज लेने के लिए आई है। यानी कोल्ड स्नॉट यानी हम करके बोलते हैं जाओ। उसके साथियों ने ग्लैंसेस एक्सचेंज करे थे, फिर स्विश के साउंड साथ शूट हो जाते हैं। दोनों ईविल किंग्स में से एक बोलता है 4 चांस परफेक्शन लेवल पे, उम्मीद करता हूँ तुम मेरा टाइम खराब नहीं करोगे। दूसरा वाला भी नोट करके बोलता है चलो जैसा जल्दी खत्म करते हैं। इनके इशारों पे स्पेस का तूफान थम जाता है। पावर फिर से इनके शरीरों में गई थी और वो इवन एनर्जी इनके ऑरे को और भी टेरिफाइंग बना देती है। सबसे पहले हमला करने वाली काइलिन थी। जैसे अपने हाथों को वेव किया था बूम की आवाज के साथ उसका मल्टी कलर्ड ऑरा रिलीज हुआ था। ये कंडेंस करता है ग्रे पाइथन को जिसका आकार 100 मीटर का रहा होगा। इसकी आंखों में 10 कलर का हाल होता, लेकिन चमक 10 में से 8 ही में होती है। हमले का ऑर्डर देती है। गूंजती हिस की आवाज, फिर पाइथन एक धाड़ मारता है और शूट हो जाता है हेवली बीस की तरह। इसे पूरा स्पेस शैल आने लगा था। और पीछे जुन्नर भी नहीं रहती। बॉडी से सिजलिंग आवाज साथ गोल्डन ऑरा इरप्ट हुआ था। 9 परफॉर्म चार्मिंग फ्लेम एक एक करके गोल्डन एरोज को बनाती है, जो बिजली की रफ्तार से अपने दुश्मन की तरफ शूट हो जाते हैं। फिर आती है म्यूइंग की आवाज। वो एंडसिस को चेंज करके बोलती है ब्रेथ ऑफ ट्विन फ्लेम्स। दोनों होली फ्लेम्स इंटरट्वाइन होती हैं। उसके पीछे एक फेस क्रीचर अपीयर हुआ था जिसमें वो 2 रंग इंटेंसली चमक रहे होते हैं। ये आसपास की ईविल ऑरे को तुरंत प्योरीफाई कर देती है। शावू शावू की आवाजों के साथ उसके पंख फैलते हैं, निकलते हैं बहुत सारे फेदर्स। ये देखे फाइनली ईविल किंग के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए थे। वो गुर्रा के बोलते तो यहाँ पे होली फ्लेम के मास्टर्स भी हैं। मैं तभी कहूँ कि तुम लोगों की यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई। उसकी आवाज गहरी होती है। वो कंटिन्यू करता है लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारी फ्लेम्स हमारे तूफान के सामने कैसे टिकेगी। वो धारता है ईविल स्टॉर्म अनलीश। वो बस की आवाज से एक स्वर्लिंग वॉर्टेक्स अपीयर हुआ था जो कि तेजी से फैलना शुरू हो जाता है। वो काले रंग की हवाएं हाउल करती हैं और स्पेस खुद को उस एंडलेस ईविल एनर्जी की वजह से चीखने से रोक नहीं पाता। फैलता है वो सफोकेटिंग ऑरा जिसके सामने वो इर्शाद दोषी परफेक्शन लेवल के पावर ऑसेस भी अपने सामने बैरियर बनाने लगते हैं। बूम बूम की आवाज के साथ वॉइड शटर होता है। काइलिन जुन्नर म्यूइंग हंटियानाओ ये शानदार कोऑर्डिनेशन के साथ फाइट करते हैं। इनकी फेरोसिटी उस लॉर्ड ऑफ होली ईविल को बिल्कुल मौका नहीं देती। जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ने वाली थी जियान को भरोसा था कि एडवांटेज उसकी तरफ आएगा। तभी उसके सामने खड़ा वो लॉर्ड ऑफ डेथ जो तूफान से बाहर आके अपने हाथ को घुमाता है। काले रंग की एनर्जी से बनी हुई लहर जान की तरफ बढ़ जाती है। ये उसका ईविल डोमेन था। वो कहता है इट्स आर 2 इमोर्टल मिड स्टेज और होली फ्लेम। लड़के तेरे मेथड्स तो डिसेंट है लेकिन हम दोनों के हाथों से न जाने तरीके से कितने जीनियस अपनी जान गंवा चुके हैं। आखिरकार मिट्टी मिट्टी रहेगी। जानी अपनी ऑरे को सर्कुलेट करके बोलता है इट्स आर दोषण परफेक्शन। हाँ चेहरे पे आई थी डेंजरस स्माइल। लगता है उस डेथ किंग कोई चीज पसंद नहीं थी। अपने हाथ को आगे बढ़ा के बोलता है एंड डाई। कंडेंस होते हैं कई काले रंग के स्पेस ब्लेड जो कि मौत के देवता की तरह बढ़ जाते हैं जान की तरफ। वो शरीर कानों को फाड़ देने वाली आवाजें ये लोगों को पागल कर सकती थी। और इससे पहले रेपस जान के पास आ पाती क्रैक बूम की आवाज से उसका ऑरा हम होता है। बॉडी को ढकता है होली फ्लेम आर्मर जो स्ट्राइक को बीच में डिसॉल्व कर देता है। जब वो ध्यान से इस डेथ किंग की फॉर्म को देखता है तो अगर इसके हाथ पांव को ढकने वाले सिल्वरी स्केल्स को छोड़ दिया जाए ये बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा था। लगता है डेथ किंग को वर्दी अपोनेंट की आदत थी। आंखों में दिखाई देता है एंजॉयमेंट। अपनी 2 उंगलियों को आगे बढ़ा के बोलता है डेथ स्टॉर्म रेज। उसके चारों तरफ का वर्ड पफिंग आवाज के साथ फट गया था। एक ही सेकंड में ब्लैक स्टॉर्म कंडेंस हो जाते हैं। ये एक वर्ल्ड एंडिंग फोर्स थी। जान भी खुद को लिमिट तक पुश करता है। गूंजती है बूम 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 की आवाजें। वो क्योटिक स्टॉर्म जब भी उसकी तरफ आगे बढ़ा करते थे या शूट करता था पंचेस को, लेकिन ये ओपोनेंट की पावर से टकराता है उसकी हथेलियां हल्की सी वाइब्रेट होती हैं। वो स्पेशल फोर्स जैसे उसके हाथों से चिपक गई हो। जियान कहता है ये स्पेशल फोर्स है। इस स्पेशल पैसेज में दोनों किंग्स यानी ईविल रेस में किंग ऑफ लाइफ एंड डेथ कहा जाता है। दोनों की स्टैंड परफेक्शन पे थी लेकिन अभी वो सेपरेट बैटल कर रहे होते हैं। कहा जाता है कि एक बार इन दोनों ने साथ में मिलके एक रिइंकार्नेशन लेवल के एक्सपर्ट को भी खत्म कर दिया था। उसको स्पेस शिप में जो जियान के साथ ही छिपे होते हैं वो भी कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं दिखाई देते। जियान ने पहले इन सबसे कहा था कि इन्हें अपनी स्ट्रेंथ को कंजर्व करना है, इसलिए बिना उसके ऑर्डर के कोई भी मूव नहीं करता। जियान डेथ किंग से कई और क्लैशेस करता है। धीरे धीरे उसके दिमाग में चीजें क्लिक करने लगती हैं। वो सोचता है क्या टेरिफाइंग पावर है इसके पास, एक्चुअली में स्पेस की मास्टरी है।
स्पेशल पावर जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल एनर्जी से मिली हुई है। मैं तभी कहूँ कि मेरी होली फ्लेम भी इससे ज्यादा नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पा रही। किंग ऑफ लाइफ एंड डेथ कोई नॉर्मल एक साथ दो चांस नहीं थे। इविल ओरिजिन पावर और स्पेस की मास्टरी के साथ ये ऑलरेडी एक रीइंकार्नेशन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। जैन अपने हाथ को क्लेंच करके बोलता है एक स्ट्राइक में से खत्म करना होगा। ये दोनों परफेक्शन एक साथ दो चांस गेट को गार्ड कर रहे हैं। अगर चीजें खिंचती रही तो दुखी कॉन्टेंट सफर करेगा। जैन अपने हाथ को क्लेंच करता है, एवराउस के बीच में चमकता है शाओ क्लैन का मार्क। अचानक से स्पेस शांत हुआ था, जैसे जैन के 100 मीटर के दायरे में कोई और फोर्स काम न कर सकती हो। ये देखी डेथ किंग की आंखें फायरी हॉट हो जाती हैं। वो बोलता है तो तुम अपने रियल कार्ड्स को इस्तेमाल करने वाले हो, हाँ चलो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। चेंज होती है हैंडसीज, वो चैंट करता है 41st इविल आर्मेंट, मिरर ऑफ डेथ अपीयर्ड। उसके हाथ में एक शीशा दिखाई दिया था। ऐसा लगता है इस चीज के अपीयर होने से स्पेस भी डर गया हो। जैन भी हेजिटेट नहीं करता, वो बोलता है थंडर कम। क्रैकल क्रैकल रिप रिप की आवाजों के साथ शरीर में से ग्रे थंडर गोल्डन थंडर बाहर आने लगे थे। जैन के लिए एक लाइटिंग नेट को बनाते हैं जो एक प्रोटेक्टिव आर्मर की तरफ से ढक लेता है। साथ में जिरटैक जिरटैक की आवाजों के साथ कई कलरफुल थंडर स्नेक चारों तरफ फैले थे। ये जहाँ पहुंचते हैं स्पेस कोलैप्स हो जाता है। इसमें पावर थंडर ट्रिबुलेशन की नहीं होती है, बल्कि इसमें थंडर लॉर्ड की समसरा पावर का एक ट्रेस भी मौजूद था। ऐसा लगता है इस लाइटनिंग के साथ जैन की हाइट बढ़ गई हो। वो एक थंडर टावर की तरह लगता है। जैसे जैन कहता है होली फ्लेम कम, उसके एमर फ्लेम बिल्कुल किसी लिक्विड की तरह उसके शरीर को ढकती है, उसके आर्मर को एक लेवल और हार्ड कर देती है। ये मर्ज हो गई थी उस लाइटनिंग नेट से। ये स्पेशल पैसेज जहाँ पे कोई जमीन या फिर आसमान मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ का स्पेस एकदम लावा जैसा हो जाता है। उस डेथ किंग का ऑरा भी राइज हुआ था। इविल पावर को शीशे के अंदर भेजता है और बोलता है मिरर ऑफ डेथ सेवर लाइफ एंड डेथ। गूंजती वेंगोम वेंगोम की आवाजें। वो मिरर ट्रेम्बल हुआ था, फिर उसका साइज एक्सपेंड हुआ था। ये सीधा फेस करता है जियान की फॉर्म को। होwever इस शीशे के अंदर जियान की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही थी, उसमें उसका शरीर एक एक करके बिखर रहा होता है। ये चिलिंग सेंसेशन जियान के सारे रोंगटे खड़े कर देती है, बट इसने उसके एक्सप्रेशन और भी सैवेज कर दिए थे। वो बोलता है इविल ऑर्नामेंट तो क्या हुआ। एक भयानक रोर की साउंड गूंजी थी जैसे कोई प्राइमोरियल बीस्ट जाग रहा हो। जियान के पीछे थंडर हालो एम्बर सोर्स फ्लेम के साथ एक्सट्रीमली टेरिफाइंग रिपल्स रिलीज करने लगता है। जियान कहते हैं ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन हाफ फिफ्थ चेंज द ड्रैगन क्लॉ। उसकी उंगलियां किसी बाज के पंजे की तरह कर्ल हुई थी और ये पीछे एक अनरूली गोल्डन ड्रैगन की शैडो दिखाई देती है। वो जैसे अपने पंजे को झटका देता है, गोल्डन ड्रैगन की शैडो मर्ज हो जाती है उसके पाम में, जैसे वर्ड में टाइटन ने गोल्डन क्लॉ फॉर्म हुआ था। ये रिम की वजह सामने हैक हो जाता है। फाइनली इसका उस मेरे से कांटेक्ट हुआ था। स्प्लैट क्रैक की आवाज गूंजी थी, यानी कि टेरिफाइंग ड्रैगन क्लॉ के सामने वो मिरर ऑफ डेथ शैटर हो गया था। इसके हजारों क्रिस्टल चारों तरफ फैल जाते हैं, लेकिन क्लॉ अब भी नहीं बिखरा होता। उस इरेजिस्टिबल प्रेशर को सेंस करके वो डेथ किंग तेजी से हैंडसीज को बनाता है। एक के बाद स्पेशल काउंटर अटैक होते हैं, गूंजती क्रैशिंग बूमिंग आवाजें। डेथ किंग के पीछे उसके क्लैन मार्क की लाइट के साथ साथ एक चमकता हुआ हालो अपेयर हुआ था, लेकिन तभी जन धारता है डाई। गोल्डन क्लॉ ने सारे रूल्स तोड़ दिए थे। ये बिना हेजिटेशन उस डेथ किंग के पीछे अपेयर हुआ था। कान में गई थी गल की आवाज। वो गंदा इविल वर्ड चारों तरफ फैलता है, लेकिन जन जानता था कि अभी अधूरा काम हुआ था। डेथ किंग की ओरिजिन पावर फिर से कंडेंस होने लगी थी, लेकिन तभी जन एक और हाथ को उठाया होता है और मोटा है दूसरा क्लॉ जो पहले ड्रैगन क्लॉ के साथ मिलके इस डेथ किंग की ओरिजिन पावर की चटनी बना के रख देता है। सब इतनी लाइटनिंग स्पीड से हुआ था कि किसी को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला होता। जब तक लोग पलक के झपका पाते हैं तब तक माइटी डेथ किंग का काम तमाम हो जाता है। उसकी ओरिजिन डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। वही भी डेथ किंग की फड़फड़ाती हुई बॉडी ये गिरफ्त में आती है जियान की होली फ्लेम के। कानों में सिजलिंग शावू शावू की आवाजें गई थी। होली फ्लेम से पूरी तरह से सॉल्व कर लेती है। युद्ध के मैदान में दूसरी तरफ वो लॉर्ड ऑफ होली इविल जूनर काइलन म्यूजिंग और हंटियानो के कंबाइन अटैक्स के सामने ऑलरेडी डिसएडवांटेज में जा चुका था। हंटियानो बिना हेजिटेशन के एक सोल अटैक को रिलीज करता है। एक यू सोल फैंटम था जब वो लॉर्ड ऑफ होली इविल इससे उलझा हुआ था। उसके पीछे के स्पेस में वाइब्रेशंस अपीयर हुई थी। उसने बस अपनी गर्दन घुमाई होती है, गूंजती स्प्लैट की आवाज। एक हाथ उसके सीने के आर पार हो जाता है, उसका दिल क्रश होता है और शरीर को फिर से होली फ्लेम खा जाती है। बेसिकली इस तरीके से दोनों किंग्स खत्म कर दिए गए थे। फिर से वो शांति लौटती है। जन के पास फालतू में टाइम बर्बाद करने का समय नहीं था। वो सीधा ऑर्डर पास करता है कि इस एंट्रेंस को गार्ड करो, हम अभी अंदर जा रहे हैं। अपनी तीनों बीवियों के साथ वो सीधा उस प्लेन गेट के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे उसने स्पेशल गेट को क्रॉस किया था उसका राइट हैंड ट्रेम्बल हुआ था। गिरती एक खून की बूंद जो कि डार्क और फ्राइटनिंग थी। हाउएवर इस पॉइंट में जन देख नहीं पाता है कि पीछे रह गए हंटियाना के एक्सप्रेशन किस तरीके से ट्विस्ट हो रहे थे। वे कॉम्प्लेक्स आवाज में कहते हैं ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन फिफ्थ फॉर्म सच में अनएक्सपेक्टेड है। फिर उसकी नजरें एक दिशा
शाह की तरफ गई थी। वो कंटिन्यू करता है तब भी कुछ इंसानी रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट्स दुखी कॉन्टिनेंट पे क्यों नजरें गड़ाए हुए हैं। जब जियान और उसकी तीनों वाइफ्स पहली बार प्लेन के एंट्रेंस को पार करके दोबारा दुखी कॉन्टिनेंट पहुंचे होते हैं, तो जिस दुनिया को एक बार छोड़ के गए थे और वो इतनी बदल चुकी होती है कि रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल था। एक समय की उपजाऊ जमीन जिसने आर्ट ऑफ एंशिएंट क्लैंस और बहुत सारे जीनियसेस को जन्म दिया। ये कॉन्टिनेंट जहाँ से वो टाइटन्स राइज हुए जो हेवंस को हिला के रख देते हैं, चाहे वो एंशिएंट क्लैन के पेट्रियार्क्स हो या फिर जियान जो कि अपने लिए नई पॉसिबिलिटीज को ढूंढने के लिए इस दुनिया को छोड़ के गए थे। लेकिन अब यहाँ की चमक को एक सफोकेटिंग डिस्पेयर ने ढक रखा होता है। वो आसमान लाल हो चुके थे और डार्क ब्लडी रेड इविल एनर्जी की लहरें पूरे आसमान को ढकती हैं। जमीन में ऐसे गड्ढे होते हैं जैसे घायल हो चुकी हो। बेसिकली जियान जिस ग्लोरियस कॉन्टिनेंट को छोड़ के गया था अब ऐसे एक अविसल करप्शन कंज्यूम कर चुका था। इसकी छाया में ह्यूमैनिटी डर में रहती थी। एक कभी न खत्म होने वाली रात ऐसी होती जिसने सबकी उम्मीदों को क्रश कर दिया होता है। इवन पीक दूषण की स्टैंड को रखने वाले एक्सपर्ट्स भी बिल्कुल खुद को कीड़ों की तरह समझते हैं। हमारा ध्यान इस क्योस से काफी दूर जाता है। एक चमकती फूलों से भरी जगह होती है। ये बेसिकली हेल और हेवन के बीच का पैराडाइज लगता है। एक पहाड़ की चोटी पे खड़ी होती है तो वुमन इनमें से कम उम्र वाली पूछती है टीचर क्या उसकी कोई खबर मिली। सफेद कपड़ों में दूसरी वाली वुमन कहती है नहीं, उसके लंबे झड़ने जैसे काले बाल और वो अनएंडिंग ब्यूटी। हाउएवर इन ब्यूटीफुल सी आंखों में गहरी चिंता छिपी हुई थी। वो कहती जब से स्पेस चैनल कोलैप्स हुआ है हम यहाँ ट्रैप हो गए हैं। कुछ ही दिनों पहले मैंने इस ब्लड फॉग की एनर्जी को तोड़ के अपने सिग्नल को भेजने की कोशिश की थी और वो क्या किसी के पास पहुंची है मैं नहीं जानती। इस औरत की नजरें दूर होराइजन की तरफ जाती हैं। वो लाल रंग का खूनी आसमान चर्न होता है। ऐसा लगता है मॉन्स्टर वेव्स इसी तरफ बढ़ रही हो। प्रेजेंस इंक्रीज हो रही थी। इसकी पावर इतनी टेरिफाइंग होती है जो पूरी दुखी कॉन्टिनेंट को डिवाओ कर सकती हो, चाहे हंटी आंडी हो या फिर जियान। ये ऑरा इन दोनों से भी कई गुना खतरनाक था। वो सफेद कपड़ों वाली औरत बोलती है आई वंडर वो कैसा होगा, क्या वो इस दुनिया में कभी वापस लौटेगा। उस ब्लैक रोड फिगर के बारे में सोच के इस औरत का दिल कांप जाता है। चारों तरफ के पेड़ पौधे इस तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसे वो अनकॉन्शियसली इस वुमन को सपोर्ट कर रहे हो, साथ में जिंदा हो उसकी पावर से। आखिरकार वुमन खड़ी होती पीक दूषण की स्ट्रेंथ पे, बस दूधी से एक कदम पीछे। वो कहती यारन चलो, लगता है इस बैटल को हमें खुद फेस करना ही होगा। नालन रियानान भी अपनी सॉफ्ट लेकिन फर्म आवाज में कहती यस टीचर। दोनों ही वुमन इन फूलों के समुंदर से पानी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीच में जाने लगी थी। बस पीछे रह जाती यारन की सहाय करने की आवाज। आवाज कहती इतने सालों के बाद टीचर अब भी उसे भूल नहीं पाई। जियान आ जियान। ये करीब 15 मिनट के बाद की बात होती है। वो ट्विन एम्पर माउंटेन जहाँ पे एक टाइम पे 5 दूधीस ने ब्रेक थ्रू किया होता है। यहाँ एक मैसिव पैलेस यानी कि किला बना हुआ था, लेकिन अब इस जगह को ढक लिया होता है टेंशन ने। बेसिकली जान के असेंशन के बाद एक ग्रैंड हाउस उसके ऑनर में बने होते हैं। इनमें सारी दुनिया का फेथ होता है, लेकिन अब हवा भर गई होती है अनीस से। एक गार्ड रिप्लाई करता है मिस यंग मास्टर, सारी ग्रेट पावर्स इकट्ठी हो चुकी हैं। हमारा फोकस यंग वुमन के ऊपर गया था जिसकी आंखें वॉलेट थी। वो कहती सिस्टर यनिन और सिस्टर याओशान भी यहाँ पे हैं। वो जल्दी से इन दोनों एलिगेंट फिगर्स को वेलकम करने के लिए जाती है। पहले लड़की बड़ी हो चुकी है लेकिन यनिन की आंखों में अभी वही छोटी सी शैतान थी। यनिन कहती है शाओ शाओ, उसके सर को सहलाती है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर का फिगर भी यहाँ पे हुआ था। वो यंग वुमन शाओशान को भी ग्रेट करती है। ऑफ कोर्स बगल में लड़का खड़ा हुआ था वो भी सबको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहा था। ये शाओलिन होता है उसका भाई। शाओ शाओ यनिन के हाथों को पकड़ के लेके आती है हॉल के सेंटर में। वो बोलती है शाओलिन, जिया और सातों पेट्रियार्क और ग्रैंड मास्टर सब यहाँ पे हैं। बेसिकली यहाँ से जाने से पहले जियान ने अपने रेजिडुअल ऑरे को छोड़ा था जो दुखी कॉन्टिनेंट में प्रॉस्पेरिटी को लाता है, लेकिन फिर स्पेस चैनल को ब्लॉक कर दिया गया जिससे कोई भी उस अपर रियम तक पहुंच नहीं पाया। यहाँ मौजूद हर एक कल्टिवेटर की स्टैंड 9 स्टार दूषण तक पहुंच चुकी होती है। यूनियन जिसे ढक रखा होता है एलिगेंस से भरे ऑरे ने। फिर हमारा ध्यान शाओशान के ऊपर जाता है। उसने भी फ्लोइंग व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी जो काम कंपोजर से भरे ऑरे को रखती है। फिर हमारा फोकस जिया के ऊपर गया था कि एक समय पे शैतान होने वाली लड़की 10 साल पहले ही टाइशु एंशिएंट ड्रैगन काइन की ड्रैगन एम्पर बन चुकी थी। ये उसे मैच्योर कर देता है। हालांकि जिया की ब्यूटी किसी से कम नहीं होती है, लेकिन उसका कमांडिंग प्रेजेंस ये काफी कमी लोग रखते थे। मामले की शुरुआत करती है शाओ शाओ। वो कहती है आप सब ऑलरेडी जानते हो कि आप सबको यहाँ पे बुलाया क्यों गया है। शाओ शाओ ने मल्टी कलर्ड आर्मर पहन रखा था। उसका फिगर काफी टॉल होता है, आवाज मैग्नेटिक, कॉन्फिडेंट और क्वीनली ऑरे से भरी हुई। तो मेनली वो शाओ क्लैन की ब्लड लाइन से जानी जाती है, लेकिन आंखों में मेडिसो क्लैन की ब्लड लाइन का प्राइड अच्छे से झलकता है। तभी कोई पूछता है एग्जैक्टली वो चीजें क्या है। इवन हम 9 स्टार दोषेंग भी इनका विरोध नहीं कर सकते। इस पैलेस के बाहर जो चारों तरफ ब्लड रेड फॉग फैल रखा होता
है। ये सब के एक्सप्रेशंस को टाइट कर रहा था। वो सफोकेटिंग में स्लोली फॉर्म हो रही होती है, जैसे उसमें कुछ जिंदा हो। गूंजती जिया की कोल्ड और ग्रेव आवाज। वो कहती है ये फोर्स हमारी दुनिया को बिलोंग नहीं करती। खुद एक ड्रैगन होने की वजह से जिसे बॉड में ट्रेवल करना पसंद है, वो अच्छे से जानती थी कि इस कॉन्टिनेंट में कैसी पावर्स मौजूद हैं। लेकिन ये चीज बिल्कुल फॉरेन यानी कि एलियन थी। यूनियन भी चुपचाप से ऐड करती है कि अगर दुखी कॉन्टिनेंट के सेंट्रल रीजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी का हर एक रीजन कोलैप्स हो रहा है, और जो भी उस ब्लैक रेड में इसको टच करता है, चाहे ह्यूमन हो या फिर बीस्ट, उसे डिवॉर कर लिया जाता है। इवन इन सब की सोल भी बच नहीं पाती। उसकी आंखों में सोलम एक्सप्रेशंस थे। लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है लगता है हंटी एंडी और जान के बीच में बैटल हुई थी। ये कैलेमिटी उसको भी सरपास करेगी। उसके शरीर को ढकने वाला पॉइजनस में से भरा हुआ और इवन हवा को भी ट्रेम्बल करता है, लेकिन उसकी आवाज में एक अलग ही स्थिरता थी। फाइनली हमारा ध्यान गया था शाओजन की तरफ, जो कि एल्डर सीट में ऊपर बैठे हुए थे। वो साई करके बोलते हैं लड़का जियान के कौन जानता है कि ये क्या कर रहा होगा। जान के जाने के बाद बाहरी दुनिया से कोई मैसेज नहीं लौट आता। ये अपनी सारी उम्मीदों को बस यहाँ की फोर्सेस पे लगा सकते हैं। तभी कोई कहता है आई एम अफ्रेड ये इतना आसान नहीं है। इस एल्डर के मुंह से शब्द बाहर आई होते हैं। माउंटेन रेंज को जिस काले और लाल रंग के धुएं ने ढक रखा होता है, इसमें से अचानक से चिची की आवाज सुनाई देने लगी थी। ये श्रेकिंग साउंड आसमान को फाड़ने मजबूर कर देती है। साथ में उस ब्लैक मिस्ट के लेयर्स का फैलाव होने लगता है, जैसे पूरे हेवंस को कवर करना चाहती हो। वो की साउंड साथ वो इवन एनर्जी उस ब्लड और डिस्ट्रक्शन की स्टेंच को लेते हुए बिल्कुल समुद्र की लहरों की तरह फैलती है। फाइनली इसके अंदर से एक पागलपन से भरी क्रूअल आवाज सुनाई दी थी। ये रोर कॉन्टिनेंट के हर एक हिस्से में गूंजता है। वो आवाज बोलती एंशिएंट शाओक्लन की ओरिजिन, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। उस हैवी प्रेशर की वजह से पूरा दुखी कॉन्टिनेंट हिल गया था। जब ये शब्द फेड होते हैं तो पूरा आसमान ही उस ब्लैक रेड कलर से भर जाता है। जगह जगह पे बादल चर्न होते हैं, जैसे इनमें से डीमंस नीचे झांकने की कोशिश कर रहे हो। फैलती हूँ टेरिफाइंग वेव्स, जिनके कांटेक्ट में आती हजारों लाखों इंसान अपने शरीरों को बस डिसइंटीग्रेट होते हुए देख पाते हैं। लोगों के दिल दहल गए थे। वो काली और सफेद रंग की मिस्ट वॉलेंटली रोल करती है। आसमान में गूंजती बूमिंग आवाजें, जैसे हेवन और अर्थ फट रहे हो। फैलता एक डेथ से भरा ऑरा। वो थिक सफोकेटिंग प्रेशर ऐसा था जैसे सबके दिलों को एक अनजाने से हाथ में पकड़ के रखा हो। इस प्रेशर में कुछ ऐसी एंशिएंटनेस थी जैसे दूर सितारों से आई हो। कुछ सेकंड के बाद भीड़ में मौजूद एक हैंडसम सा बंदा बोलता है फाइनली आ गए। इसकी आंखें शार्प थी। दिखाई देता है वो काम रिजॉल्व। ऑफ कोर्स और कोई नहीं बल्कि जियान और जुनर का बेटा शाओलिन था, जो बगल में खड़ी लड़की से बोलता सिस्टर मैंने रोक नहीं पाई तो सिस्टर येनिन और क्लैंसमैन के साथ अब कहीं दूर जाके चल जाना। तो उसके चेहरे पे फोर्स स्माइल होती है, लेकिन शायद पत्थर की लकीर थे। लेकिन इन्हें सुन के शाओ थंडर की तरह चिल्लाती है। वो बोलती है शाओलिन तुम ऐसे रेकलेस नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हम इन्हें यहाँ पे रोक के रखेंगे। प्लान के लोगों को स्पेस से तुम ले जाओगे, फिर चाहे भले ही कोलैप्स हो जाए लेकिन कुछ समय के लिए तुम सर्वाइव कर सकते हो। शाओ की पतली सी उंगलियां मूव करती हैं। उसकी दुखी एक खास तरीके के बैटर में बह के शाओलिन को ढक लेती है। एक इनविजिबल फोर्स ने उसे पीछे ढकेल दिया था। हालांकि दोनों ही दो शेंग थे, लेकिन शाओ की पावर इसे स्वॉलिंग पाइथन की ब्लड लाइन ने भी इनहेंस किया होता है, इसलिए ओवरवेलमिंग थी। गूंजती वो हिस की आवाज एक ह्यूज एनर्जी सर्पेंट शाओ को ढक लेता है, जैसे वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो। उठाती है अपने सिर को और देखती है उन आसमानों में जहाँ वो एंशिएंट बीइंग मौजूद था। अब शाओलिन और शाओ बच्चे नहीं रहे होते। ये जियान जूनर कालिन के बेटे और बेटी थे। वो प्रोटोजीज जो कि दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन से पैदा हुए हैं। स्पेशली बड़े होने के बाद इनकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी दुखी कॉन्टिनेंट की पीक पे पहुंच चुकी होती है। ऑफ कोर्स अब भी जियान के शैडो के अंडर होते हैं, लेकिन तब भी ऐसी बात नहीं थी कि इनके टैलेंट्स ने इनके नामों को सबके दिलों की गहराइयों में नहीं पहुंचाया। वो अपने शरीर को ढकने वाली रिपलिंग एनर्जी को सेंस करके गुस्से की वजह से शाओलिन की आवाज कांपती है। वो अपने हाथ को वेव करके बोलते सिस्टर ये क्या कर रही हो आप जानती हो कि फादर ने मुझे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। इन दोनों को एक दूसरे से बहस करते हुए देख एंशिएंट क्लैन का एक एल्डर बोलते आर्ग्यू मत करो, हम सातों एंशिएंट क्लैंस और तीनों सेंटेसेस मिलके यहाँ पे साथ में फाइट करेंगे। मिस शाओ यंग मास्टर शाओलिन आपको ब्लड लाइन को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुन के दोनों साथ में कहते हैं नहीं। मेन स्टेज पे शाओजिन और यालो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वो किलिंग इंटेंट और सोलमनेस बिल्कुल छिपती नहीं है। यूनियन भी बोलती है डोंट वरी, ये हमारा घर भी है, हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे इसमें हमारी जान क्यों न चली जाए। उसके शब्द काम थे लेकिन आवाज ट्रेम्बल हो रही थी। अभी शाओशियन और जिया दोनों शांत होते हैं, लेकिन सबसे पहले हवा में शूट होने वाले इनके ही फिगर्स थे। उस लाल रंग के आसमान को चीरते खुद को वहां पे पोजीशन कर लेते हैं जहाँ से उस प्रेशर को खुद झेल सके। गूंजती शाओ की कमांडिंग आवाज जो कहती है मेरी कमांड को भेजो। सारी आर्मी अपनी
अपने कदमों को पीछे लो, हमें इस जगह को क्लियर करना होगा और शायद दोशन कल्टिवेटर्स मेरे साथ आके एनिमी को फेस करो। जब उसकी सेलेशियल बेल जैसी आवाज सबके कानों तक पहुंची थी, हजारों आवाजें रिस्पॉन्ड करती हैं कि बैटल बैटल बैटल। ये आवाजें आसमान और पहाड़ों को हिला कर रख देती हैं। चाहे पिल टावर के एंसेस्टर्स हो या फिर एंसेस्टर शाओ चैन, चाहे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर हो या नो, ये अपनी अपनी रैंक्स में अपीयर होते हैं और एक के बाद एक शूट हो जाते हैं आसमान की तरफ। अभी सेंट्रल कॉन्टिनेंट में मौजूद करोड़ों लोग की आंखें हेवंस के ऊपर टिक गई थी। वो लाल और काले रंग का धुआं जो कि सब कुछ धोता हुआ चला रहा था। लेकिन इस दुनिया के प्रोटेक्टर्स जो कि इन सब के लिए उस प्रेशर को कैरी कर रहे होते हैं, इन्हें देखिए सबके दिल और टेरर से भर गए थे। आसमान फ्लिकर होता है, ऐसा लगता है रेड और ब्लैक मिस धड़क रही हो। इसमें से गहरी हमिंग हमिंग आवाजें आती हैं। जब शाओ शाओ ने चारों तरफ सारे एक्सपर्ट्स को देखा था, फाइनली उसकी नजर एक फिगर के ऊपर जाती हैं। तुरंत ही चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो कहती है, शाओलिन, क्या मैंने तुमसे पीछे रहने के लिए नहीं कहा था? एक्चुअली में शाओलिन ने खास टेक्निक का इस्तेमाल करके शाओ शाओ के रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ के चुपचाप से ऊपर फाइट करने के लिए आ गया होता है। वो हल्की स्माइल के साथ बोलते हैं, और आपके बारे में क्या सिस्टर? अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं एक मर्द हूँ। जिस तरीके से फादर ने सबको प्रोटेक्ट किया था, अब मैं वो करूंगा। शाओ शाओ हाथ क्लेंच करती है। वो कहती, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। लेकिन शाओलिन उसे बीच में रोके बोलते, अगर ये जगह कोलैप्स होती है तो मैं आपको बेहोश करके खुद दूर ले जाऊंगा। उसकी आंखों में जल रही थी वही सुनहरी गोल्डन फ्लेम जो जुन्नर की ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करती थी। वो आगे बोलते, सिस्टर, अगर आपको कुछ भी हो गया तो अपने लाइफ टाइम में कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं मदर और फादर को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? इमोशंस की वजह से उसका गला भर गया था। स्पेशली उसके माथे पे शाओलिन का मार्क होता है, वो तेजी से जलता है। शाओ शाओ की बॉडी ट्रेम्बल होती है। उसे कॉइल करने वाली जो शाम की शेडो थी, वो भी शाओ शाओ के अंदर के दुख और प्राइड को फील कर पा रही थी। लगता है फाइनली लड़का वो नहीं रहा है जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत थी, उसके बराबर खड़ा हो सकता है। यूनियन और शाओशान फाइनली साथ में बोलती हैं, डोंट वरी, हम अब भी यहाँ पे हैं। ये दोनों जो कि हाफ स्टेप 2D लेवल पे पहुंच चुके होते हैं। ये थ्रमिंग आवाजों से रिलीज करते हैं अपने पावरफुल औरों को, जो कि बिल्कुल सूरजों की तरह चमक रहे थे। यानी दुखी कॉर्डिनेट में जिस 2D ओरिजिन को छोड़ा होता है, उसे ऑब्जॉर्व करने के बाद इस लेवल तक पहुंच पाई थी। इनकी मौजूदगी से हेवंस रिपल होते हैं। तभी कुछ गुलू गुलू की आवाजों के साथ उस ब्लड मिस्ट में कुछ फड़फड़ाया था। वो वॉइस कहती, हाउ टचिंग, लेकिन दुनिया मेरे पैरों के तले बेजान हो जाएगी। ही आर्ट एक्शन क्लैंस का वो ब्लड सच में क्या डेलिकेसी है। बूम की वजह से हेवंस ट्रेम्बल होते हैं। वो लाल रंग का धुआं चर्न और एक्सप्लोड होने लगा था। आसमान एक बड़ा सा गैस खुलता है जिसमें से निकलती एक मैसिव ब्लैक शैडो इस क्रीचर के बाहर अपीयर होती है। ऐसा लगता है चारों तरफ की लाइट भी डिम हो गई हो। हवा भारी हो जाती है और जमीन चीखती है। रुशिंग हवाई साथ बड़ी मिस कई ब्लेड्स में बदली थी, जो कि एक एक फ्लैश में जाके जमीन और पहाड़ों को एक जैसा कर देते हैं। सबको शैटर हो जाता है। इसी की रात के अंदर पूरा कॉन्टिनेंट कांपने लगा था। शाओशियन और यनिन दोनों चिल्ला के बोलते हैं, केयरफुल। वैंग बस की वैसा राइज होती इनकी पावर्स। एक विंड एटीट्यूड का हो रहा था तो दूसरा पॉइजन को कैरी करता था। ये सीधा उस स्टॉर्म से जाके कोलाइड हो जाते हैं। गूंजती है भयानक बैंग बैंग की आवाजें। एक्सप्लोजन लोगों के कानों में घंटी बजाने लगते हैं। जब फाइनली सबकी आंखें दोबारा खुलती हैं तो देखते हैं कि दोनों औरतें खून फेंकते हुए कई कदम पीछे चली गई थी। उनके शरीर कांपते हैं और दुखी एकदम कमजोर हो जाती है। इवन इनके पैरों के नीचे जो कमल खिल रखा होता है, उसकी पत्तियां भी चारों तरफ बिखर जाती हैं। सब अपने मुंह को ढक के बोलते हैं, फेल। इवन येनिन और शाओशान जैसे एक्सपर्ट जो कि दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे, वो भी बस एक कैजुअल स्ट्राइक से हार चुके होते हैं। लोग इमेजिन भी नहीं कर पाते वो किस लेवल की टेरिफाइंग एंटिटी का सामना कर रहे हैं। फिर से वो कोल्ड और क्रूअल आवाज गूंजती है जिसकी वजह से स्पेस शीशे की तरह फट जाता है। वो एंटिटी कहती है, दुनिया ब्यूटीफुल है। अगर ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सुप्रीम्स को मेरे दुनिया की इविल गॉड्स रोक नहीं रहे होते तो मैं इस जगह पे खुद कभी नहीं आ पाता। लेकिन अब जब मैं आ चुका हूँ तो फिर आर्ट ऑफ लाइन्स के एंशिएंट ब्लड लाइन्स को चुपचाप से मेरे हवाले कर दो। हो सकता है तब मैं बाकी को जीने का मौका दूं। खासकर शाओ क्लैन की ब्लड लाइन। जब ये वर्ड्स लोगों के कानों में पहुंचते हैं, फैलता है एक डेडली साइलेंस। कोई भी कुछ नहीं बोलता। उस ऊपर की मिस्ट विगल होती है। इसमें से फाइनली एक फिगर बाहर आता है। इस फिगर की प्रेजेंस में हवा बहना बंद कर देती है। सारी कल्टिवेटर्स की दुखी वहीं पे जम जाती है। इवन वो स्ट्रॉन्गेस्ट भी एकदम बर्फ जैसा महसूस कर रहे थे। इस पर वो समझ गए होते हैं कि इन घुसपैठियों का असली पर्पस है शाओ क्लैन। क्या ये तो तुम्हारे भाई के लिए एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्या अपने मंसूबों में सफल हो पाएगा? आई गेस इसका आंसर देना बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट्स में लिख के बताओ। साथ में ये एपिसोड कैसा लगा है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमने कवर की दोनों किंग लेवल की एंटिटीज की फाइट, फिर समझा कि किस तरीके से दुखी कॉन्टिनेंट अपनी अब तक की सबसे बड़ी कैटास्ट्रॉफी का सामना कर रहा है, और नेक्स्ट एपिसोड में होगा इसका समाधान। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती हुई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड आपको आज ही देखने को मिले तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को, जिससे आप अर्ली एक्सेस एपिसोड को एंजॉय कर पाओगे। और जो एक नहीं बल्कि 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हो, उन्हें अपने लेवल्स को इमोर्टल लैंप या उससे ऊपर अपग्रेड करना होगा। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। आज तुम्हारे भाई को एक जीप पे अल्सर हो गया है। इस रिकॉर्डिंग में कम से कम 6 घंटे लग चुके हैं, क्योंकि बार बार ये दांत में चुभ रहा था। इस वजह से हर एक सेंटेंस बार बार रिकॉर्ड करना पड़ा। खैर ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। चलो टेक केयर।